वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका इस एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियोस में संविधान और संविधान सभा को विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास किया। पूरा उसका जो है अवधारणात्मक और तथ्यात्मक जो जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब हमने समझने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज इसी क्रम में हम एक नए टॉपिक के साथ संविधान के स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत कह सकते हैं इसको, क्योंकि संविधान भारतीय संविधान में कई चीजें दूसरे देशों से ली गई हैं, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं कि जो है संसदीय व्यवस्था भारत ने किस देश से अपनाई या मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भारत ने किस देश से लिया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज हम देखने वाले हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो है एक पेज पे, अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि एक टॉपिक पे एक या दो पेज में से एक सवाल आपको मिलना पक्का रहता है। जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने संविधान कुछ समितियां बताई थी, संविधान सभा की कुछ समितियां थी, तो समितियों से एक सवाल, अब सारी समितियों को आप एक पेज में नोट डाउन कर सकते हैं और देखते हैं कि उस एक पेज से ही कोई सवाल आ सकता है। जैसे प्रारूप समिति से कोई सवाल पूछ लिया गया, झंडा समिति से सवाल आता रहता है, तो आपको एक टॉपिक से, एक पेज से एक सवाल मिल सकता है। ऐसे ही देखिएगा, एक संविधान का टॉपिक है संविधान के विदेशी स्रोत, अर्थात दुनिया के किन किन देशों से भारत ने कौन कौन सी व्यवस्थाओं को ग्रहण किया है। इस टॉपिक को भी आप एक या दो पेज में नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखिएगा, अभी मैं आपको सारे हर देश से जो जो चीजें अपनाई गई हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, और कोई भी इसमें टॉपिक छूटने वाला नहीं है कि दूसरे देश से क्या लिया, सब कुछ कवर करेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान समितियां एक ऐसा टॉपिक है कि एक पेज से आपको एक दो सवाल मिल सकते हैं। ऐसे ही संविधान के विदेशी स्रोत वाले टॉपिक से एक या दो सवाल मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि संविधान के जैसे भाग, आप यदि 22 भाग को तैयार कर लेते हैं तो आपको एक सवाल मिलना उससे तय है। अनुसूचियां, आपने 12 अनुसूचियां तैयार कर ली तब भी आपको एक क्वेश्चन, और ये सारे टॉपिक ऐसे कि एक दो आपके 4-5 पेज में पूरे टॉपिक लिखे जा सकते हैं और बड़ी जल्दी इनका क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत, संविधान के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान को कहा गया, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा या विस्तृत संविधान है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट, ये कई बार पूछा जाता है अच्छे एग्जामों में कि भारत के संविधान को सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा। तो एक नाम याद रखेंगे, एक राजनीतिक शास्त्री हैं डॉक्टर आइवर जेनिक्स। ठीक है, आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा और विस्तृत कहा। कुछ लोगों ने इसको उधार का थैला कहा। ठीक है, क्या कहा, उधार का थैला। आप देखेंगे, अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि चीजें कैसे अडॉप्ट की गई दूसरे देशों से। तो कुछ लोगों का आरोप भारतीय संविधान पर यह है कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है, या कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि भानुमति का कुनवा है, या कुछ लोग कहते हैं कि वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि उधार का थैला है। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें दुनिया के तमाम देशों से ली गई, लेकिन जो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुल भारतीय संविधान है उसका 75% भाग, अर्थात 75% भाग, जो अंतिम भारत शासन अधिनियम था 1935 का जो एक्ट था आजादी से पहले वाला, उसको हूबहू अपनाया गया। उसकी बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि हम पर अंग्रेजों का शासन था। तो उसी क्रम में जिस व्यवस्था से हम लोग लंबे समय से जिस व्यवस्था के कांटेक्ट में थे, उस व्यवस्था की बहुत सारी चीजों को अपना लिया गया। तो 75% भाग संविधान का सीधे 1935 के एक्ट से लिया गया और बाकी का 25% दुनिया के तमाम देशों से लिया गया। अब ऐसा नहीं है कि हमने उधार ले लिया किसी देश से, चीजों को देखा गया संविधान। अब कुछ लोग कहते हैं कि फिर संविधान सभा का कार्य ही क्या था कि जब सब कुछ उधार ले लिया। तो सब कुछ उधार नहीं लिया, संविधान सभा ने अध्ययन किया कि दुनिया के तमाम देशों में जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, जहां संविधान का निर्माण पहले हो गया था, तो उन देशों में क्या वो व्यवस्थाएं सफल हैं, और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया कि भारतीय पृष्ठभूमि में, भारत में क्या ये व्यवस्थाएं
ये जो विषय हम लेने जा रहे हैं किसी अमुक देश से, क्या ये भारत की पृष्ठभूमि में भारत में व्यवहारिक तरीके से लागू होंगी? तो इन सब का अध्ययन करने के बाद ही किसी विषय को अमुक देश से भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है, अब हम उन पर चर्चा करते हैं एक एक करके। जैसे पहला हम लेते हैं, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण जिस देश ने किया वह देश कौन सा था? अमेरिका। ठीक है, दुनिया का पहला निर्मित लिखित संविधान किस देश के द्वारा बनाया गया? अमेरिका के द्वारा। तो हम देखेंगे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया, या हम व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम होने के कारण हम धीरे धीरे सारे देशों का क्रम लेते रहेंगे, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। आप इसको बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, देखेंगे अमेरिका से क्या क्या भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो आप देखेंगे पहला ही शब्द मैंने लिखा है प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रियम्बल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्रियम्बल। तो भारत की जो प्रस्तावना है, मैंने बताया था कि प्रस्तावना का मतलब क्या है कि जैसे किसी किताब में एक इंट्रोडक्शन वाला पहले ही पेज पे उस किताब का इंट्रोडक्शन होता है कि उस किताब में क्या क्या, उस बुक्स में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है, किस विषय से संबंधित है। तो सेम वैसे ही संविधान के जो पहले पेज पर भारत की संविधान की क्या लिखी हुई है? प्रस्तावना या प्रियम्बल लिखा है, जिसको उद्देशिका भी आप बोलते हैं। तो इस प्रस्तावना को किस देश से अपनाया गया? अमेरिका से। जैसे आप देखिएगा भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे ही सेम अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना भी शुरू होती है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिकन, अर्थात हम अमेरिका के लोग। तो सेम ये जो हम लोग सब, प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हो रही है? हम लोग सब से हो रही है। और ये हम लोग शब्द कहां से अडॉप्ट किया? अमेरिका की प्रस्तावना से। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना कभी भी पूछी जाएगी भारतीय संविधान ने या संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस देश से अपनाया था या किस देश से लिया था, तो याद रखिएगा किस देश से लिया गया? अमेरिका से। और प्रस्तावना संविधान का सार है। हम बाद में प्रस्तावना को अलग से पढ़ेंगे, पूरी प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्रोत के तौर पे देखते हैं सारी चीजों को। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। तो अमेरिका दुनिया का वह पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को भारतीयों ने अपनाया किस देश से? अमेरिका से। अमेरिकन संविधान वह पहला संविधान है जिसने अपने संविधान में अपने देश के नागरिकों को क्या प्रदत्त किए? मूल अधिकार प्रदान किए। अब देखेंगे भारत में मौलिक अधिकार का वर्णन आप देख सकते हैं किस भाग में है? भाग 3। भारत के संविधान में जो 22 भाग है उसमें भाग तीसरा क्या कहता है? भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और इन मौलिक अधिकार भाग 3 में कहां से लिखे हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चर्चा होगी किसकी? मौलिक अधिकार की। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। पहले कितने थे? 7 थे। एक संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकार का दर्जा उसका समाप्त हुआ और उसको एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। तो अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, याद रखिएगा, छोटे छोटे सवाल है, पूछ लेते हैं। तो मैंने बताया कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, तीसरी। अगला पॉइंट लिखा है संविधान की सर्वोच्चता किस देश से भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण करी या इस कॉन्सेप्ट को अपनाया? आप देखते हैं कि आज भारत में जो संविधान है इसकी क्या है? भारत में सबसे ऊपर किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। संविधान को ध्यान में रखकर ही बहुत सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है, या संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसमें संविधान को देखकर ही, या संविधान में दिए गए कुछ अधिकारों के तहत, कुछ अनुच्छेदों के तहत ही संसद कोई कानून का निर्माण करती है। तो भारत में भी क्या है? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता थी, तो उस चीज को अडॉप्ट किया गया कि भारत में संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा। संविधान से ऊपर न कोई सरकार है न कोई न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा माना जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है। ठीक है, वो विधायिका के भी कार्यों को देख सकती है, कार्यपालिका के भी कार्यों को देख सकती है। तो ये न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? संविधान का रक्षक। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है संविधान का रक्षक, कि संविधान बन गया है तो संविधान सर्वोच्च हो, उस पर आस्था हो तो कोई तो उसकी रक्षा करने वाला हो। तो आप देखेंगे न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? संविधान की रक्षक। ठीक है,
चलिए दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स में भी किसी सरकार की कोई दखलंदाजी सामान्य तौर पर देखने को हमको नहीं मिलती है। अर्थात न्यायपालिका क्या है, भारत की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। वह है न तो कार्यपालिका से बनी हुई है, ना विधायिका से बनी हुई है, अर्थात वह अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो ये न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये किस देश से अडॉप्ट की गई, अमेरिका से। अमेरिका में भी न्यायपालिका क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आप देखते होंगे कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपलब्ध है, या तो यदि राष्ट्रपति अनुपलब्ध है या उसका देहांत हो जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखेगा। और उपराष्ट्रपति भी यदि अनुपस्थित है तो फिर कौन देखेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और आपको पता है राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाने का कार्य कौन करता है, भारत का चीफ जस्टिस। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जनहितवाद। क्या लिखा हुआ मैंने, जनहितवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PIL, आपने सुना होगा PIL। बहुत से लोग क्या कर देते हैं, कोर्ट में PIL दाखिल कर देते हैं। ठीक है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लीग, जनहितवाद। ठीक है, जन के हित के लिए कोई केस किया जाए, ठीक, कोई बात किया जाए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में PIL। अर्थात याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है PIL की, तो PIL की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लीग, हिंदी में इसको बोलते हैं जनहितवाद। ये जनहितवाद का कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है, अमेरिकन संविधान से निकलता है। अब जनहितवाद को समझने के लिए आप एक चीज देख सकते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी जॉली LLB। ठीक है, तो जॉली LLB में क्या दिखाया गया है कि फुटपाथ पर कुछ मजदूर सो रहे होते हैं, उसको एक रईस कार वाला व्यक्ति क्या कर देता है, कुचल के चला जाता है। ठीक है, मजदूर होते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो एक वकील होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है वकील का नाम क्या है, और बड़ा अच्छा अभिनेता है। तो वो जो वकील होता है वो क्या करता है कि उन मजदूरों को जो इंसाफ नहीं मिला, उन मजदूरों के बिहाफ पर क्या कोर्ट में दाखिल करता है, PIL दाखिल करता है। अपनी पूरी मूवी जहां तक बच्चों ने देखी होगी जॉली LLB, उसका पार्ट 2 बना हुआ, उसमें भी ऐसा PIL वाला कॉन्सेप्ट दिखाया है। तो अर्थात आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति के बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है, उसका किसी प्रकार मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट में उसकी हत्या हुई है, या और जरूरी नहीं है हत्या मर्डर, दूसरे अन्य केसों में भी देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ, यदि समाज की किसी सोसाइटी के साथ, किसी भी के साथ अन्याय हो रहा है, तो यदि वो कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है, कोई मजदूर कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है, कोई गरीब, कोई दलित, कोई वंचित व्यक्ति यदि कोर्ट नहीं जा सकता है, तो उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील क्या कर सकता है, कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है। उसकी फिर प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी और न्याय मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा PIL का कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला पॉइंट देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। क्या हुआ, न्यायिक पुनरावलोकन। ये आर्टिकल 137, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 137, जिसमें भारतीय संविधान में वर्णन है किसका, न्यायिक पुनरावलोकन का, अर्थात जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब आप ऐसे समझिएगा कि न्यायपालिका क्या करती है, पुनरावलोकन, मतलब पुनर्वलोकन करती है। आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बना दिया, कोई सरकार ने कानून बना दिया, और किसी वर्ग के वो हित में हो सकता है कानून, और किसी वर्ग के अहित में हो सकता है। तो न्यायपालिका उस कानून का क्या करती है, रिव्यू करती है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका देखेगी, ऐसा नहीं होने, न्यायपालिका ऐसा नहीं होने दे सकती कि सरकार अपनी मनमर्जी करे। मान लीजिए जनता ने सरकार को चुना है, तो सरकार को बाद में मनमर्जी करने का राइट नहीं मिल जाता। इसलिए एक जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट स्पेशली आर्टिकल 137 के तहत संविधान सभा ने रखा, और किस देश से अपनाया, अमेरिका से अपनाया। एक उदाहरण देखिएगा जुडिशियल रिव्यू को लेकर, कि मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। आप सबको पता होगा कि लोकसभा यदि चुनाव जीतती है तो 5 वर्ष तक कार्य कर सकती है। अब आपको यह भी पता होगा कि संसद में, लोकसभा में जिसका बहुमत है पार्टी का, वह पार्टी सरकार बना लेती है। ठीक है, अब सपोज करिए कि राज्यसभा में भी उस पार्टी का बहुमत है, और राष्ट्रपति ऑलरेडी ऐसा ही व्यक्ति को चुना जाता है, सरकार ही चुनती है जिसका लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में बहुमत हो। तो नॉर्मली जिस पार्टी की सरकार होती है उसी की पसंद की राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अब कोई सरकार, मान लीजिए लोकसभा, अब आपको पता है
कि संसद में क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। तो कोई सरकार ऐसा कानून बना दे कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 10 वर्ष कर दिया जाए। अर्थात फिर लोकसभा का कार्यकाल 10 वर्ष है, अर्थात जो सरकार 5 वर्ष काम करती है वो कितने वर्ष काम करेगी, 10 वर्ष। तो आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इस कॉन्सेप्ट में मान लीजिए ऐसा कानून बनता है तो कानून किसका अतिक्रमण करेगा, संविधान का क्या कर देगा, अतिक्रमण। क्यों? क्योंकि संविधान के पर्टिकुलर आर्टिकल में लोकसभा का कार्यकाल कितना बताया गया, 5 वर्ष। ऐसा इंदिरा जी के टाइम में, इंदिरा सरकार में देखने को ही मिलता है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष के लिए 1 वर्ष बढ़ाया, और उसको बार बार बढ़ाने का प्रोसीजर था। तो कुल मिला के आप ऐसे समझिएगा कि यदि कोई इस टाइप का कानून बनता है, ठीक है, तो उसका रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे केसेस को देखेगी और लोगों को न्याय उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चुनी हुई सरकार कोई किसी भी कानून का क्या कर दे, अतिक्रमण कर दे। ठीक है, बहुत सारे डिसीजन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए ज्यादा अगला पॉइंट देखेंगे हम विस्तार से। अभी जब टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्पेशल आर्टिकल आएंगे तो और डिटेल से चीजों को देखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखते हुए चलते हैं कि आपका क्वेश्चन कोई मिस ना हो। देखिए अगला पॉइंट चलेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, आपको पता है भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन कौन करता है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक तो लोकसभा शामिल होती है, एक राज्यसभा शामिल होती है, और जो राज्यों की विधानसभाएं। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 संस्थाएं शामिल होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरी जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, ये 3। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वैसे ही भारत में भी राष्ट्रपति का क्या निर्वाचन होगा। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अंतर ये है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो शासन का क्या होता है, जो शासन की व्यवहारिक शक्तियां हैं वो उसके हाथ में होती है। जबकि भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत में सरकार की जो व्यवहारिक शक्तियां हैं वो किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री की हाथ में होती है। लेकिन भले ही प्रधानमंत्री या जो सरकार मंत्रिमंडल होती है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कानूनों को या देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। तो थोड़ा सा अंतर है भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में। हाँ, भारत के राष्ट्रपति की तुलना आप ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष कर सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन में जो शक्तियां ब्रिटेन के राजा या सम्राट के पास होती हैं, वही शक्तियां किसके पास होती हैं, भारत में भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। और असलियत में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, सरकार करती है या मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिका से और क्या क्या लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जैसे आप जानते हैं कि एक महाभियोग की व्यवस्था है, और ये महाभियोग की व्यवस्था आप देख सकते हैं आर्टिकल 61 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। यही सेम प्रोसीजर कहां से लिया गया, ये सेम प्रोसीजर अमेरिकी संविधान में, मतलब अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान में उसका वर्णन है, जिक्र है। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों को संवैधानिक रूप से नहीं करता है, किसी विशेष पार्टी को या लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है या कोई भी अनैतिक असंवैधानिक कार्य करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग लगाने का कार्य कौन करता है, संसद से स्टार्टिंग होती है। या तो लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है या राज्यसभा से, फिर दोनों सदनों से उसका पारित होना आवश्यक है। उसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। जैसे भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का पद है, ये उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान सभा ने किस देश से अपनाया, तो हम देखेंगे किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ब्रिटेन से संविधान में क्या क्या चीजें ली गई। ठीक है, चलो आपको पता है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो आपको सब लोग परिचित हैं कि भारत पर शासन किसका था, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था या इंग्लैंड का शासन था। तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को हूबहू कहां से अपनाया गया, इंग्लैंड से लिया गया। क्यों? क्योंकि उनका हम पर शासन था और हम लोग उन व्यवस्थाओं से क्या थे, लोग एडजस्ट किए हुए थे। और
चीजों को अधिकतर चीजों को कहां से अपनाया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया। तो देखेंगे पहला पॉइंट लिखा मैंने, ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में संसद का जन्मदाता देश कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जहां संसद का निर्माण हुआ ब्रिटेन। तो संसदीय शासन प्रणाली कहां से भारत ने ली है? ब्रिटेन से अपनाई है। आपको मैंने संसद को बताया था कि संसद को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन होता है संसद में शामिल? एक लोकसभा शामिल होती है, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों संस्थाएं मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। ठीक है, और ये संसदीय शासन प्रणाली, मतलब भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय। संसद सामान्य तौर पर सारे कानून कौन बनाता है? संसद। ठीक है, चलिए संसद में विधि, अगला पॉइंट देखेंगे संसद और क्या लिया गया ब्रिटेन से? संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात आप देखेंगे कि भारत में विधि का निर्माण, कानून का निर्माण कहां पे होता है? संसद में होता है। देखिए एक क्या होता है, मैंने कुछ पिछले वीडियोस में भी आपको बताया होगा, देखिए संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया आप देखिएगा कि संसद में सबसे पहले एक बिल लाया जाता है जिसको हिंदी में विधेयक बोलते हैं, और वो जब संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट, या क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कई एग्जामों में कई बार ये सवाल पूछा गया कि रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन भारतीय संविधान व्यवस्था, संविधान सभा ने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो याद रखिएगा, देखिए 2 बातें, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात संसद से पूरा, देखिए संसद से रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आए कि संसदीय समितियां कहां से ली गई, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई, विधि का शासन कहां से लिया गया, तो आपका उत्तर बिल्कुल आसान है कि आपको पता है कि संसद का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो संसद कहां से ली गई? भारत में संसद को कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि संसद से कोई भी सवाल आएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, भारत में शासन किसका चलता है? नियम का। जो संसद विधि बनाती है, जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, उन्हीं कानूनों के आधार पर क्या होता है? शासन व्यवस्था होती है, या विधि का शासन होता है, या शासन चलाया जाता है। स्पीकर का पद भारत में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो ऐसे ही वही स्पीकर का पद किस देश से अडॉप्ट किया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया भारत में स्पीकर का पद। ये देखिए लोग बाग ये ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं तो आप गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 2-4 मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं। संसद कहां से ली गई, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी है। जैसे बहुत सारी बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई, ठीक है, सर्वोच्चता कहां से ली गई। लेकिन अब जैसे PIL देखने को मिलता है बहुत सारी अच्छी बुक्स में भी, और ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं मिल रहा। तो मैंने सारे पॉइंट समेटने का प्रयास किया है कि आप यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल इस पॉइंट से आता है, इस टॉपिक से आता है, तो आपका वो सवाल गलत ना हो। सारे तथ्यों का समावेश यहाँ किया गया। स्पीकर का पद किस देश से लिया गया? याद रखना कहां से लिया गया स्पीकर का पद या लोकसभा अध्यक्ष का पद? ब्रिटेन से लिया गया। अगला पॉइंट देखें, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति या राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास क्या होती है? वीटो शक्ति। आर्टिकल 111 याद रखिए, बड़ा आसान है, 311 है। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है पॉकेट वीटो की, जिसको जेबी वीटो भी बोलते हैं। अर्थात अभी मैंने बताया था कि संसद में कोई भी कानून बनेगा, कोई भी यदि बिल आता है तो वो दोनों सदनों से पारित होगा, और दोनों सदनों से पास होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो बिल रहेगा, एक्ट नहीं बनता है, अधिनियम कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति का वीटो अधिकार का मतलब ये है कि यदि संसद से कोई बिल पास होके आ गया, लोकसभा से भी पास होके आया राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति उस एक्ट को लेकर क्या हो? सहमत न हो, अपनी सहमति न देना चाहता हो, तो आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो अमुक बिल पर क्या लगा सकता है? वीटो, अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और उस पर साइन नहीं करेगा।
ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो की राष्ट्रपति ने वीटो को अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब यथार्थ में ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति ने वीटो अपनी पॉकेट में डाल लिया। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ, जब भी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति उस पर असहमत है, अर्थात राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति कार्यालय से वो वीटो बाहर नहीं निकला, ठीक है, उस पर साइन नहीं हुए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। अब देखिएगा, अब आप कहेंगे ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं, सही बात है। अभी मैंने बताया था कि भारत का राष्ट्रपति किसके समकक्ष है, ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष है, अर्थात जो वीटो शक्ति राष्ट्रपति को भारत में दी गई, यही सेम वीटो शक्ति ब्रिटेन में किसके पास है, वहां के सम्राट के पास है, ठीक है। सम्राट शक्ति में हो या महाराज या महारानी जो भी हो, तो वीटो का शक्ति का इस्तेमाल वहां वह करते हैं और वही सेम इंग्लैंड की व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में अपनाए, लेकिन ये शक्ति वीटो की किसको दी गई, राष्ट्रपति के पास। क्यों, भारत में कोई सम्राट जैसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि भारत में क्या है, पूर्ण लोकतंत्र, और यहाँ जो भी शासन के प्रमुख होंगे उनका क्या होगा, चुनाव। यहाँ कोई भी शासन का जो पद है, कोई शक्तिशाली पद है या कोई भी पद है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है या उनके कार्यों को देख सकता है, ठीक। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति याद रखेंगे कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। और क्या क्या इसमें प्रोसीजर है, जब हम राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ेंगे बाद में तब चर्चा करेंगे। संसदीय समितियां, अभी मैंने बताया संसद से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन। संसदीय समितियां, अब संसद है तो संसद में कुछ समितियों का निर्माण होता है, वो समितियों कानून का बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। अब संसदीय समितियों का बाद में डिस्कस होगा। तो संसदीय समितियां कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। संसदीय समितियों को विशेषाधिकार, संसद को क्या दिया गया, कुछ विशेषाधिकार दिया। कई कानूनों में आप देखेंगे कुछ कानून ऐसे होते हैं, भारत की जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों का वर्णन है, कौन सी, एक संघ सूची और एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा, संघ, केंद्र, ठीक है। और राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य। और इनके बाद जो कुछ बचा होगा तो एक सूची है, कौन सी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास भी है और संघ के पास भी, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संघ सूची के विषयों में कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन संवर्ती सूची में रखा गया, शिक्षा है, वन है, विद्युत है, विवाह, तमाम चीजें उसमें। तो आप देखेंगे कि जब भी यदि कोई मतभेद होता है कि अमुक विषय पर कानून कौन बनाएगा, या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बाद जो विषय बनते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है, संसद। तो संसद ये को कुछ विशेषाधिकार प्रदान है। तो ये संसद से रिलेटेड चीजें कहां से ली गई, आपकी ब्रिटेन से ली गई। अगला पॉइंट देखेंगे कौन सा है, एकल नागरिकता, कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। आप देखेंगे कि भारत में जो हम लोगों की नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है, अर्थात हम कहां के नागरिक हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के, ठीक है। जैसे अमेरिकन नागरिकता आप देखेंगे कि अमेरिका में नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है कि अमेरिका में जो नागरिक हैं वो एक तो राज्य के नागरिक होते हैं और उसके बाद दूसरे केंद्र के, ठीक है, और संघ के भी हो सकते हैं और राज्य के, अर्थात दोहरी नागरिकता का चलन है अमेरिका में कि एक तो राज्य का भी नागरिक है व्यक्ति और एक केंद्र का भी। जबकि भारत में कैसी नागरिकता का वर्णन है, एकल नागरिकता का। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक याद रखिएगा। कहां से, आर्टिकल भाग 2 नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा, देखिए जब भाग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भागों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मूल अधिकार भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से, भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। आपको धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी तो सारी चीजें रट जाएंगी। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, और भाग 2 में वर्णन कहां से है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। और ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में किस देश से लिया गया, किस देश से लिया, ब्रिटेन से। अर्थात हम लोग सिर्फ किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम ना बिहार के नागरिक हैं, हम ना यूपी के नागरिक हैं, ना राजस्थान, हम किसी प्रांत विशेष के निवासी तो हो सकते हैं लेकिन वहां के नागरिक नहीं है, ठीक है। आपका जब निवास प्रमाण पत्र बनता है तो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, वो क्या है, निवास प्रमाण पत्र, कि आप निवासी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, या विशेष अमुक आप जिस भी राज्य से संबंधित हो। जबकि आप नागरिक कहाँ के हैं, इंडियन। आपको पता है आपकी नागरिकता, आप फॉर्म कोई भरते हैं तो नागरिकता में क्या लिखा जाता है, इंडियन। चलिए, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये जो मंत्रिमंडलीय कैबिनेट व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से। अब ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती कहाँ है, संसद में, और संसद से रिलेटेड कोई भी चीज मैंने बताई थी कहाँ होगी, ब्रिटेन में।
तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आप देख सकते हैं कि जो सरकार होती है तो सरकार में क्या होते हैं, कई मंत्री, देखिए एक मंत्री परिषद होती है, एक मंत्रिमंडल, ठीक है। तो आपके जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तो तमाम ऐसे जो मंत्री हैं इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, मंत्रिमंडल। तो ये मंत्री, और ये क्या चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। और इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, आपको पता होगा। तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। चलिए तो अब हम कनाडा को देखते हैं कि कनाडा से क्या क्या संविधान सभा ने लिया, ठीक है। देखिए कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था। आप देखिएगा कि ये जो संघ व्यवस्था है ये कहाँ की देन है, कनाडा की है। और भारतीय संविधान में जो संघ है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा संघ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, यूनियन, ठीक है। संघ के लिए भारतीय संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है इंग्लिश में वो कौन सा है, यूनियन। तो संघात्मक व्यवस्था किस देश की देन है, कनाडा की देन है, ठीक है। तो उस व्यवस्था को कहां से अडॉप्ट किया गया, भारत ने कहां से अडॉप्ट किया, तो जाहिर सी बात है कहां से अडॉप्ट किया गया होगा, कनाडा से, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं संघ का मतलब क्या, संघ, यूनियन। देखिएगा जैसे आप देखते हैं कि भारत में क्या है कि भारत में एक केंद्र है, अर्थात जहां संसद है, दिल्ली की भारत की सरकार है। तो आप देखेंगे एक तो अपना देश भारत है, और भारत का निर्माण कैसे हुआ है, कई छोटे छोटे राज्यों प्रांतों से मिलकर क्या हुआ, भारत का निर्माण हुआ है। तो आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए एक टोकरी है, एक गोला है, और इस गोले में क्या है, कुछ छोटे छोटे प्रांत है, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा भारत है, और इस भारत में अब भारत का मैप भूगोल में बना के आपको दिखाया जाएगा। फिर अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कोई भी देश है, मान लीजिए सपोज करिए भारत है, तो ये भारत में क्या है, छोटे छोटे प्रांत हैं। तो ये सारे प्रांत मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे राज्य और ये राज्य मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। तो यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जितने आपके 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। तो ये संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। पर याद यहाँ ये रखना है कि ये छोटे प्रांत संघ है, तो यहाँ क्या है, जाहिर सी बात है कि यदि संघ है, कई राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, तो उनके बीच शक्तियों का भी क्या होगा, बंटवारा होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। तो कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं और कुछ शक्तियां संघ या केंद्र के पास हैं, ठीक है। ये संघ का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, और जो दिल्ली में सरकार है उसको क्या बोलते हैं आप, केंद्र सरकार बोल सकते हैं या संघीय सरकार भी बोल सकते हैं। तो उसी सरकार के अधीन क्या है, पूरा सारे राज्य हैं, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है आपस में केंद्र के बीच और राज्यों के बीच में, और यहाँ बहुत अधिक संघ और राज्यों के बीच जब केंद्र बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, अर्थात ज्यादातर शक्तियां किसके पास रहती है, केंद्र के पास रहती है, और नाम मात्र के लिए शक्तियां जब राज्यों को दी जाती है, तो उस व्यवस्था को बोला जाता है एकात्मक व्यवस्था। अर्थात शक्तियां कैसी हो गई, एकीकरण हो गया, वो सारी शक्तियां कहाँ चली गई, संघ के पास, अर्थात केंद्र के पास जब चली जाए तो उसको एकात्मक व्यवस्था। और जब राज्य और केंद्र दोनों आपस में शक्तियों का विभाजन हो और कर्तव्य और उनके जो अधिकार है वो सब डिसाइड हो, तो उसको आप संघ बोल सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखा है बड़ा महत्वपूर्ण, शक्तियों का विभाजन। अभी मैंने बताया कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। और कौन सी सूची है, एक 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो आपकी 12 अनुसूची हैं, उन 12 अनुसूचियों की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। देखिएगा जरा, एक आपकी संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। अर्थात जो शक्तियां हैं उनको 3 भागों में डिवाइड है। अब संघ सूची में कुछ विषय प्रदान किए गए हैं कि इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। जैसे रक्षा से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, ठीक है, बहुत सारे जनगणना से संबंधित मामले,
ऐसे हम अलग से आप 7वीं अनुसूची, आपको जब अनुसूची आप पढ़ेंगे तो अलग से अनुसूची बतानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई विषय पूछे जाते हैं कि अमुक विषय संवत्ति सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, तो अलग से पढ़ेंगे। अभी आप देखिएगा कि शक्तियों का विभाजन 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और संवत्ति सूची। संघ सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और संवत्ति सूची में महत्वपूर्ण क्या है सवाल, अधिकांशतः यहीं से आता है कि संवत्ति सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? संघ और राज्य दोनों, अर्थात संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए ये यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। मैंने 3 सूचियां तो डिवाइड कर दी, लेकिन संवत्ति सूची कनाडा से नहीं ली गई है। संवत्ति सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अभी देखेंगे शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण की बात आएगी तो आपका उत्तर क्या होगा? कनाडा। अगला पॉइंट देखेंगे, अवशिष्ट शक्ति, एक पॉइंट छूट रहा है, राज्यपाल का पद। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद। हर राज्यों के क्या है? एक गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये गवर्नर का पद किस देश से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। आपका आर्टिकल 153 आर्टिकल 153 में जिक्र है किसका? कि राज्यपाल की राज्यों का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ठीक है। विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अवशिष्ट शक्तियां, देखिए सवाल 2 टाइप के आते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं और संवत्ति सूची किस देश से ली गई है। यहां बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां वह शक्तियां होती हैं, जैसे आपने अभी देखा कि 3 भागों में डिवाइड हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और संवत्ति सूची। इन तीनों सूचियों के बाद इनमें कुछ कुछ विषय हैं, आप विषय देखेंगे अभी लिखवाए जाएंगे तब। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवत्ति सूची के बाद जो विषय बचे जाते हैं, अवशेष, अवशिष्ट, मतलब जो कुछ बचा खुचा है, उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इनका वर्णन इन तीनों अनुसूचियों में नहीं होता है, जो अवशिष्ट सूचियों में जिन विषयों का वर्णन होता है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का 2 टाइप के सवाल। अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जबकि संवत्ति सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र भी बना सकता है और राज्य, दोनों, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। अभी देखिए, अभी जब मैंने अमेरिका बताया था कि अमेरिका से क्या लिया गया, तो मैंने बताया प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। ये बात सही है कि प्रस्तावना का हम लोग शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका संविधान से लिया गया। हम लोग, जैसे भारत की प्रस्तावना की शुरुआत हम लोग शब्द से होती है, वैसे ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हम लोग शब्द से होती है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, आगे जब प्रस्तावना बढ़ती है तो वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संवत्ति सूची मैंने बता दी कि संवत्ति सूची में वो विषय शामिल होंगे जिस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। और ये संवत्ति सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला पॉइंट देखेंगे, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन का कौन सा? अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संसद से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी तो आप कहां उत्तर लगाएंगे? क्या उत्तर लगाएंगे? ब्रिटेन। बस याद ये रखना है कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संयुक्त अधिवेशन का भारत की आर्टिकल 108, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन। ये संयुक्त अधिवेशन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, संसद के दोनों सदनों का एक साथ जब बुलाया जाता है। अब देखिए क्यों बुलाया जाएगा। मान लीजिए मैंने बताया था कि कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, उसका निर्माण कहाँ होगा? या तो उसकी पहल लोकसभा से होगी या राज्यसभा से। कोई भी बिल कानून बनाना है तो या तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। लेकिन एक सदन से लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ये मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए कि लोकसभा से कोई बिल पारित होकर कहाँ पहुंचा? पास होने के बाद कहाँ पहुंचा? राज्यसभा के पास। और राज्यसभा उस बिल को लेके, उस कानून को लेके क्या है? असहमत है। अर्थात जब दोनों, या ऐसे मानिए कि राज्यसभा से बिल पास हो जाए और तो कहाँ जाएगा? लोकसभा के पास। लोकसभा में जाके बिल फंस जाए या गतिरोध हो जाए, बिल पर सहमति एक सदन दे और दूसरा सदन न दे, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है।
सवाल बनता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। कब बुलाता है? जब किसी बिल को लेकर क्या हो, कोई असमंजस हो, बिल को लेकर दोनों सदनों में असहमति हो, कोई गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन, एक सवाल और आता है, बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होगा, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो बच्चे आंसर बता देते हैं कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन ये उत्तर क्या है? गलत है। वास्तव में लोकसभा और राज्यसभा के जब भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिए, यही दो सवाल बनते हैं संयुक्त अधिवेशन से। एक महत्वपूर्ण सवाल, आर्टिकल 108। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। चौथा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमने सवाल देखे जहां से आ सकते। ठीक है, हमने प्रयास किया है कि संविधान के विदेशी स्रोत में आपका कोई सवाल छूटे ना। और अक्सर यहाँ से क्या आता है, एक सवाल आपका निर्धारित रहता है कि संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं या जो आंतरिक स्रोत हैं, इन स्रोतों से जब भी सवाल आने की गुंजाइश होगी तो आप उस सवाल का क्या करें? उत्तर देंगे। अभी देखिए 4 देशों का हमने वो ले लिया है, जिक्र कर लिया है, और बाकी के जो देश रह गए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी जो भी फ्रेंड सर्किल है, जहां तक वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी जो है जीएस से वो भी परिचित हो सके और हम लोग एक बड़ा परिवार बन सके। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।